नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम का। इकोनॉमिकम में आज का मुद्दा, आज की चर्चा बेहद खास है, बेहद रोचक मुद्दे पर है। अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में क्या क्या खास होगा। आज उल्टा शुरू करते हैं। आज अंशुमान जी एक खास किताब के बारे में बताएंगे जो उन्होंने पढ़ी है। चलते चलते आपको वो किताब हम बताएंगे। उससे पहले आपको बताएंगे किस्सों का सिक्का। किस्सों के सिक्के की कहानी भी इस बार बड़ी रोचक है। बहुत अनोखी जानकारी आपको इस बार के किस्सों के सिक्के में मिलेगी। आपके सवालों के जवाब होंगे, आपके इनकम की बात होगी। इनकम वाला खाना आज ध्यान से सुनिएगा। एक बेहद दिलचस्प मुकाबले के बारे में अंशुमान जी बताने वाले हैं। और सबसे खास चीज अर्थात का विषय आज का बड़ा चुनिंदा, बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ सवाल आपके दिमाग में छोड़ता हूं। आज का इकोनॉमिकम, आज का अर्थात, आज की जो चर्चा है वो एक एसेट क्लास पर है। और वो एक ऐसे एसेट क्लास पर है, एक ऐसे निवेश विकल्प को मान सकते हैं आप, ऐसे निवेश विकल्प पर है कि जिसने अनुमान लगाए, जिसने उसके इर्द गिर्द थ्योरी गढ़ी, वो सारी या तो सर के बल खड़ी हो गई या एक लंबे समय बाद उन अर्थशास्त्रियों को मुंह की खानी पड़ी, धूल चाटनी पड़ी, क्योंकि वो एसेट क्लास अपने तरीके की अनोखी एसेट क्लास बन गई। अंशुमान जी से ही पूछते हैं आज कौन सी ऐसी एसेट क्लास के बारे में हम बात करने वाले हैं। इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। पिछले संस्करण को, इससे पहले संस्करणों को जो आपकी प्रतिक्रिया, प्रोत्साहन, सवाल मिलते हैं, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें और बेहतर ढंग से चीज़ों को आपके सामने लाने में मदद मिलती। आज का विषय हमारे प्रोड्यूसर जो मनोज जी, उनके भी दिल के काफ़ी करीब है। वो भी इस विषय के से काफ़ी अपने आप को जोड़ते हैं। शुभम ने जिक्र किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने अर्थशास्त्रियों के पूरे आकलनों को हमेशा धूल चटाई, वो क्या है? दरअसल अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी का ताज़ा इतिहास जब भी लिखा जाएगा, जो कि हर 50 साल में लिखा जाता है, तब ये ज़रूर दर्ज होगा इतिहास में कि एक दुनिया में एक ऐसी चीज़ थी जिसने सारे आंकड़ा विशेषज्ञों को, सारे अर्थविदों को, सारे दिग्गजों को धूल चटा दी। कहा जाता है कि ये दुनिया में जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाइटमेयर है, उनका दुस्वप्न है, वो इससे डरते हैं। और जो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट हैं, मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं, जिनके लिए एक अंग्रेजी का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि उनका एक्लीज हील है, यानी उनका सबसे कमज़ोर नस है, वो ये समझ नहीं पाते हैं, वो कहते कुछ हैं और होता कुछ है। अगर अभी तक भी आप नहीं समझे तो आपको हम बताते हैं कि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम सोने की बात कर रहे हैं। बेहद आम फहम चीज़ जिस पर आप लगातार दिन भर चर्चा करते हैं, सोचते हैं। सोना रहस्य की, लालच की, लोभ की, समृद्धि की, अमीरी की, हर तरीके की आस्था की, हर तरीके की प्रतीक है। पर इसका एक बड़ा दिलचस्प सा हिस्सा है जिसके कारण सोना पिछले 2-2.5 साल में दुनिया में अर्थशास्त्रियों के सारे आकलनों पर भारी पड़ रहा है। आज से करीब 4500 साल पहले कहा जाता है सोने की खोज हुई थी। इजिप्ट के नूबिया में पहली बार सोना निकाला गया था और तब से लेकर 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने तक, यानी जब पूरी दुनिया ने सोने के बदले करेंसी बनाने की जो नीति थी, जिसको करेंसी को सोने पर निर्धारित करने की नीति थी, खत्म होने तक सोने ने जिस तरीके का रहस्य बनाकर रखा गोल्ड ने, वो समझ से परे है। जितना इतिहास इस पीली और चमकीली धातु के कारण युद्धों का है, खून खच्चर का है, कब्जे का है, लूट खसोट का है पूरी दुनिया में, उतना ही इतिहास इस बात का भी है शुभम कि अर्थशास्त्रियों ने हमेशा इसे गलत समझा है, गलत तरीके से इसे प्रेडिक्ट किया और ये हमेशा हर 1 दशक में 2 दशक बाद अर्थशास्त्रियों के सारे आकलनों से बिल्कुल दूसरी तरफ जाता है। वैसे किस्से के तौर पर अगर माने तो 350 ईस्वी पूर्व एक इजिप्ट के मिस्टिक अल्केमिस्ट थे, जोसिमोस ऑफ पैनापोलिस। उन्होंने पहली बार सोने को 24 कैरेट के गोल्ड की परीक्षण विधि और उसका अल्केमी समझी थी कि सोना 24 कैरेट का गोल्ड कैसे होता है। और जैसे ही ये काम हुआ 350 ईस्वी के बाद से, उससे पहले तक सोना निकाला जाता था, इजिप्ट के लोग अपने आभूषणों के लिए इस्तेमाल करते थे, पर सोने की जो मूल्य दुनिया के लिए बढ़ा या दुनिया के लोगों के लिए बढ़ा, ये माना जाता है कि 350 ईस्वी के करीब जो पहली बार इजिप्ट के अल्केमिस्ट ने इसके रहस्य खोलने शुरू किए। तब से आज तक के बाद सोना दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बन गया है।
सर करेंसी, आपने कहा करेंसी का जिक्र किया, बट करेंसी तो अब गोल्ड को कोई मानता नहीं है, करेंसी तो फिएट करेंसी चर्चा में है, चलन में है। हाँ, और यही दिलचस्प बात है कि जब हमने करेंसी शब्द का इस्तेमाल किया तो शुभम को भी चौंके इस बात को लेकर, आप भी सुनकर इस बात को चौंकेंगे, सोना और करेंसी ऐसा कैसे हो सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो इतिहास बन गया। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर से गोल्ड की परिवर्तनीयता या गोल्ड के बेस पर डॉलर का मूल्य तय करने की व्यवस्था खत्म कर दी थी। इसके बाद मुद्राओं का मूल्य सोने पर आधारित करने की पूरी प्रक्रिया पूरी दुनिया से खत्म हो गई। दुनिया के अब किसी भी देश में गोल्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है। अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के हिसाब से मौद्रिक पैमानों के आधार पर मनी सप्लाई तय की जाती है। बैंक नोट छापते हैं, करेंसी छापते हैं और बाजार में छोड़ते हैं। जब मौद्रिक फार्मूले आना शुरू हुए, इस दौरान जो लोग थोड़े अर्थशास्त्र जानते रहे होंगे या पढ़ते रहे होंगे, उनको जॉन मेनार्ड केन्ज याद आ रहे होंगे। जॉन मेनार्ड केन्ज ने सोने के बारे में एक बात कही थी। उनके दो शब्द हैं जो सोने को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा हजारों लाखों करोड़ों बार दोहराए गए हैं। जॉन मेनार्ड केन्ज प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह थे। उन्होंने दुनिया के बजटों को प्रभावित किया, आज तक वो बजटों को प्रभावित करते हैं। उन्होंने एक कहा था कि गोल्ड जो है वो बारबेरिक रेलिक है, यानी आदिम और बर्बर युग के मनुष्य की निशानी है। जॉन मेनार्ड केन्ज गोल्ड स्टैंडर्ड के जबरदस्त विरोधी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दुनिया की मौद्रिक व्यवस्थाओं को सोने पर चलाया जाए, सोने पर निर्धारित किया जाए। केन्ज ने जब ये टिप्पणी की थी, उस समय पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के दौरान दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड रद्द कर दिया गया था। 20वीं सदी का दूसरा दशक रहा होगा शुभम, जब इसे वापस लाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। ब्रिटेन में, खासतौर पर ब्रिटेन में, दो हिस्सों में ब्रिटेन के बौद्धिक, अभिजात, व्यापारी और उद्योगपति बट गए। एक ने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड लाया जाना चाहिए क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे लाभ होते हैं, जबकि जॉन मेनार्ड केन्ज जैसे बौद्धिक और अर्थशास्त्रीय मानते थे कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो आदिम बर्बर जमाने की चीज़ है। सोना तो उस जमाने में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था जब आदमी सभ्य नहीं था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यही इतिहास का एक बड़ा करिश्मा होता है। चर्चिल गोल्ड स्टैंडर्ड वापस लेकर आते हैं, जो ब्रिटेन में ख़त्म कर दिया जाता है, और इसके बाद ब्रिटेन को ज़बरदस्त नुकसान होता है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में बुरी तरह तबाही फैलती है गोल्ड स्टैंडर्ड आने के बाद, और अर्थशास्त्री सही साबित हो जाते हैं। जॉन मेनार्ड केन्ज सही साबित होते हैं, और इसके बाद आमतौर पर इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इस शब्द का हम इस्तेमाल करें, सोने के अक्षरों में ये लिख दिया जाता है कि सोना कभी भी करेंसी का विकल्प नहीं हो सकता। बाजार की ज़रूरतें करेंसी की हैं, कागज की हैं, और वहाँ सोने को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब शायद कुछ चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं। तो सर अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है जब जिसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है? जब करेंसी नहीं हो सकता तो बात खत्म हो गई। हाँ, अब ये अर्थशास्त्री क्या हमेशा सही सिद्ध हुए, साबित हुए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फिर उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली खत्म हो गया। 70 के दशक में अमेरिका से भी गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया, लेकिन सोना करेंसी नहीं बना। 71 के बाद सोने को करेंसी नहीं माना गया। सोने में आप भुगतान करते हैं, लेते हैं, देते हैं, पर सोना करेंसी के तौर पर, सॉवरेन करेंसी के तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं होता। सोने के सिक्के मेमोरेबल कॉइन के तौर पर तो चलाए जाते हैं, पर सरकारें सोने के सिक्के, सोने की करेंसी नहीं चलाती। करेंसी, संप्रभु करेंसी आमतौर पर दूसरे प्रक्रियाओं से बनती है। लेकिन शुभम थोड़ा करीब से देखें, इन बड़ी तस्वीर इसके भीतर जाकर देखें तो सोना पिछले कम से कम 40-50 सालों से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद भी दुनिया के बैंकों और सरकारों का सबसे बड़ा असमंजस रहा है। सबसे बड़ी दुविधा उन्हें इस पीली धातु को लेकर हमेशा रही है। और अब पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 24-48 महीने, 3 साल को मान लें, तो अर्थशास्त्रियों को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। अब देखिए, कुछ बड़ी दिलचस्प ताज़ा सुर्खियां आती हैं सोने के बाजार से नहीं, बल्कि सरकारों के भीतर से और बैंकों के भीतर से। अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य हैं अलेक्जेंडर मोनी, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के कानून निर्माताओं को ही चौंका दिया। उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड की वापसी के कानून का मसौदा ही पेश कर दिया कांग्रेस में। उनका कहना यह था कि डॉलर का मूल्य दोबारा गोल्ड पर बेस किया जाना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड दोबारा लाया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप जानते ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले जब राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड लाने की वकालत करते रहे थे। उनका मानना था कि गोल्ड स्टैंडर्ड आने से करेंसी में स्थिरता आती है, बैंकों को और सरकारों को करेंसी छापने के अधिकार सीमित होते हैं, बाजार में महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है,
जो ये मानता है कि जो मनमाने तरीके से नोट छापे जाते हैं बैंकों की तरफ से, इससे सिवा महंगाई के और कुछ नहीं होता, इसलिए इस व्यवस्था को रोका जाना चाहिए। अब ये चर्चा आप कहेंगे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालों के हैं जिनको जॉन मेनार्ड केन्ज की बात समझ में नहीं आती। आप अलेक्जेंडर मूनी को या डोनाल्ड ट्रंप को या बाकी लोगों को जो गोल्ड स्टैंडर्ड के पक्ष में आज भी हैं, जबकि इतिहास बन गया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई इसकी बात करेगा, उस समय आप इन्हें रूढ़िवादी ठहरा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, दकियानूसी बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले आप कुछ आंकड़े देखिए, उन आंकड़ों से आपको ये समझ में आएगा कि पिछले 1-2 साल में ऐसा हुआ है जब जॉन मेनार्ड केन्ज, जिसको बारबेरिक रिलिक कहते थे, जिसको आदिम बर्बर सभ्यता की निशानी कहते थे, उनकी पूरी धारणा शीर्षासन कर गई है, सरकेवल खड़ी हो गई है। और इसलिए अगर अमेरिका के सांसद कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो ये बहस बेसबब नहीं है, कहीं ना कहीं से तथ्यों से जुड़ती है। अब इस जो अर्थशास्त्रियों को चिढ़ाने वाले सुझाव मिल रहे हैं, जिनसे अर्थशास्त्री हमेशा चिढ़ते हैं कि सोना और करेंसी कैसे हो सकता है, इससे पहले देखें कि वो कर क्या रहे हैं जिन्होंने सोने को कभी करेंसी ना बनाने की कसम खाई थी, जिन्होंने दुनिया में शपथ ली थी कि सोना भी करेंसी नहीं होगा। हमारा इशारा बैंकों की ओर है, बिल्कुल, और आपका इशारा बैंकों की ओर है, और आप आगे बता रहे हैं कि बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो सर, ये बैंक सोने की खरीदारी क्यों करने लगे? ये तो खुद ही परहेज करते थे। बीते 55 सालों में शुभम पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने 2021-22 में इतना ज़्यादा सोना बाजारों से खरीदा अपने रिजर्व्स में, ऑफिशियल रिजर्व्स में रखने के लिए। ये वही बैंक हैं, फिर ध्यान रखिए, जो तकनीकी तौर पर आधिकारिक रूप पर से अपने यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर चुके हैं। इन्हें आधिकारिक रूप से सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी करेंसी सिस्टम्स मौद्रिक व्यवस्थाओं पर, मौद्रिक फार्मूले पर चलते हैं। उनके मुद्राओं की कीमत भी सोने से बंधी नहीं। किसी देश के पास कितना अधिक सोना स्टॉक में मौजूद है, इससे उसकी मुद्रा के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता। भारत में रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है, इससे भारत की मुद्रा के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता। हम आगे आपको बताएंगे कि दुनिया के किन देशों के पास सोने के सबसे ज़्यादा ऑफिशियल भंडार है, पर उनकी मुद्राओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यही बैंक सोने के सबसे बड़े ग्राहक बन गए। ऐसा क्यों हुआ? ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। जब आपके पास सुर्खियां आती हैं कि इस बैंक ने इस साल इतना सोना खरीदा, रिजर्व बैंक ने इतना सोना खरीदा, तो आपके दिमाग में शायद ये सवाल नहीं उठता होगा। पर हमने जब सवाल को समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बैंक क्यों खरीद रहे हैं, तो हमें आंकड़े भीतर से जो आंकड़े मिले वे बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले थे। इससे पहले 1967 एक साल था जब बैंकों ने इस कदर सोने की खरीद की थी। 2021-22 में जितना सोना दुनिया के बैंकों ने खरीदा, जो कि आधिकारिक सरकारी बैंक और केंद्रीय बैंक हैं, यानी जो उनके सेंट्रल बैंक से उन्होंने खरीदा, ये 1967 में हुआ था। 1967 में लंदन का गोल्ड पूल रिजर्व खत्म हो गया था। अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं और मनी 9 के ऐप पर हैं तो आप ये गोल्ड पूल रिजर्व खत्म होना और गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के समय सोने की शॉर्टेज कैसे हुई थी दुनिया में, ये 1967 और 70 के दशक की बात थी। इस पर हम किस्सों के सिक्के का एक पूरा संस्करण कर चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो किस्सा आप बहुत दिलचस्प है, उसे आप समझ सकते हैं, इतिहास का दिलचस्प किस्सा है। बहरहाल 1967 में बैंक अचानक सोना खरीदने दौड़ पड़े थे, क्योंकि जो लंदन का रिजर्व गोल्ड पूल था, जहां से जिसके आधार पर दुनिया में सोने के मूल्य तय होते थे, जहां फिजिकली भौतिक रूप से सोना रखा जाता था, वो अचानक खत्म होने लगा था। और इसी ने अंततः गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने का रास्ता खोला था। 67 में ये हुआ, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका था। 2022 में केंद्रीय बैंकों ने, दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने 1136 टन सोना खरीदा। 2022 में केंद्रीय बैंकों ने 1136 टन सोना खरीदा, जो कि 2021 का 3 गुना था। अब आपने कहा कि ये सोना केंद्रीय बैंकों ने खरीदा, किस देश के केंद्रीय बैंक थे? कौन से देश ऐसे थे जो सबसे ज्यादा सोना खरीद रहे थे? कौन से ऐसे थे जो बेच रहे थे? सबसे ज्यादा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट हमारे सामने आती है हर महीने और हमें बताती है कि दुनिया में कहाँ किसने सोना खरीदा। पर उस रिपोर्ट के भीतर कुछ और आंकड़े होते हैं जिन्हें समझने के लिए हमने IMF की मदद ली। IMF की एक एनालिसिस आई दुनिया में गोल्ड को लेकर, ताजे घटनाक्रम को लेकर पिछले 1 साल के अंदर, जो बेहद उल्लेखनीय तथ्यों के साथ लेकर आती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बताती है कि
चीन और रूस की तरफ से सोने की ऐसी भी खरीद की गई जो उनके ऑफिशियल रिजर्व में शामिल नहीं है, यानी सरकारें वहाँ ऐसा सोना खरीद रही हैं जो उनके ऑफिशियल रिजर्व्स में रिफ्लेक्ट भी होता है, और ऐसे भी सोना खरीद रही हैं जो ऑफिशियल रिजर्व्स का हिस्सा नहीं है। तो यानी सोने की जो वास्तविक खरीद हमने जो आपको आंकड़ा बताया 1136 टन का, इससे कहीं और ज़्यादा हो सकती है जो रिपोर्टेड नहीं है। इस साल सोना खरीदने वाले देशों में चीन सबसे ऊपर था। चीन ने 2022 में, इस साल का मतलब पिछले साल की बात है, 2022 में सोने की नई खरीद शुरू की, जो कि 2019 के बाद पहली बार थी। 2019 के बाद 2022 में चीन ने 62 टन सोना खरीदा दुनिया के बाजारों से और अपना भंडार 2000 टन से ऊपर पहुंचा दिया। अब चीन के पास सोने का भंडार करीब 2000 टन के आसपास है। चीन ने 2002 से 2019 के बीच 1448 टन सोना दुनिया के बाजारों से जुटाया था। चीन के बाद रिजर्व बैंक दोबारा बड़ा खरीदार बना। रिजर्व बैंक का आंकड़ा हम आपको दोबारा दिखाते हैं, हम पीसीआर से कहेंगे उस आंकड़े को फायर करें। रिजर्व बैंक के आंकड़े का, रिजर्व बैंक भारत में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर निकला। टोटल जो रिजर्व बैंक की गोल्ड होल्डिंग है 2021 और 2022 के बीच की आंकड़े देखें, और ये टोटल जो रिजर्व बैंक सितंबर 2022 का आंकड़ा देखिए आप, 800 टन के आसपास 800 टन की गोल्ड होल्डिंग है। रिजर्व बैंक ने 33 टन सोना खरीदा 2022 में, जो 2021 की खरीद से ज़्यादा है, लेकिन इसकी वजह थी कि विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा था, इसलिए शायद बाद के महीनों में, सितंबर के बाद के महीनों में भारत में सोने की खरीद में, रिजर्व बैंक की खरीद में कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक के पास करीब 800 टन के 790 टन के आसपास सोने का रिजर्व है। इसके अलावा कुछ नए ग्राहक भी शामिल हुए शुभम इस बार सोना खरीदने वाले में, और वो नए ग्राहक जब हम कहते हैं तो आप मानिए कि उन देशों के सेंट्रल बैंक का है सोना खरीदने के लिए। इजिप्ट ने 47 टन सोना खरीदा 2022 में, कतर ने 35 टन सोना खरीदा बाजार में कतर के बैंक ने, टर्की के बैंक ने करीब 31 टन सोना खरीदा, इराक ने 34 टन सोना खरीदा, अमीरात ने 25 टन सोना खरीदा और ओमान ने करीब 2 टन सोना खरीदा। रूस ने भी 2022 में सोने की खरीद की है, पर चूंकि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो चुका है, रूस ने कितनी सोने की खरीद की, उसे कहाँ रखा गया, कहाँ से खरीदा गया, इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछले साल मार्च के बाद से रूस पर पाबंदियां लग गई थी, पर रूस भी बाजार में बड़े ग्राहक के तौर पर सक्रिय है। पिछले साल सोने के बाजार में 2 बड़े सेलर आए, 2 बड़े बिकवाल थे, बाकी सब ग्राहक थे। आमतौर पर हम 2016-17 से पहले तक देखते थे कि दुनिया में कई सारे बैंक सोना बेचते थे। पिछले साल कजाकिस्तान के नेशनल बैंक ने 51 टन सोना बेचा बाजार में। कजाकिस्तान के बैंक के पास सोने का अच्छा भंडार है, 51 टन सोना बेचा, जबकि जर्मनी के बैंकों ने करीब 4 टन सोने की बिक्री की। इसके अलावा गोल्ड हब की जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसको लिखने से पहले हम जिस पर को समझ रहे थे, उसमें श्रीलंका, फिलीपींस, मंगोलिया, बोस्निया हर्जेगोविना, कंबोडिया और भूटान ने लगभग 1 से 3 टन सोने की बिकवाली बाजार में की है। लेकिन सोने की जो इतनी ज़बरदस्त खरीद 2022 में सरकारी स्तर पर, बैंकों के स्तर पर दिखाई दी, इसका नतीजा ये हुआ कि एकदम गोल्ड की डिमांड एक फट पड़ी, एकदम विस्फोट हो गया। गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों ने बताया कि 2011 के बाद 2022 वो साल था, लगभग 1 दशक बाद एक पूरा साल था, जब सोने की इतनी ज़्यादा डिमांड बाजार में दिखाई दी, और वो भी ऑफिशियल रिजर्व्स के लिए, पर्सनल डिमांड के लिए। अब ये गोल्ड डिमांड का पिक्चर देखिए, जो 2011 के 2010 से और 2022 के बीच में देखिए, तो ये आंकड़ा आपको इस चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि सोने की मांग कितनी बढ़ी है 2010 के बाद से। सोने की कीमतों ने भी 2022 में कई सारे रंग बदले। 2022 में कीमतें $2000 पर आउंस से ऊपर निकल गई, जो रिकॉर्ड लेवल था। उसके बाद फिर महंगाई आई, ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं और अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, डॉलर डिनोमिनेटेड का सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट के रिटर्न बेहतर होते हैं, सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ने लगता है, और इसलिए अमेरिका के सरकार के बॉन्ड पर रिटर्न बेहतर हो गया। और 2022 के अंत में सोना गिरावट के साथ, 2022 का जब समापन हुआ तो सोना करीब नाइमेक्स पर 2.41% रिटर्न के साथ बंद हुआ, क्योंकि 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड चमक रहे थे। ये आप डिफरेंट एसेट्स का 2022 का रिटर्न देखिए। कॉमेक्स पर गोल्ड करीब 2.41 के नुकसान के साथ बंद हुआ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी थी और 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड 128% की बढ़ोतरी थी। ये रेशियो आप इससे समझ सकते हैं। सोने के संदर्भ में 2011 क्यों महत्वपूर्ण था, यह भी समझना जरूरी, जिस पर हम अगले सवाल पर चले। क्योंकि 2022 की तुलना में इसे क्यों देखा गया, यह कहानी बेहद दिलचस्प है। क्योंकि 2011 से हम क्यों तुलना करते हैं सोने की मांग की 2022 में बैंकों की खरीद की, यह कहानी
और दिलचस्प है। सर ये माना जाए, ये पूरी इतनी खरीद आपने बताई, मांग फट पड़ी, पूरी दुनिया के केंद्रीय बैंक आ गए, छोटे मोटों को छोड़ दिए तो बड़े देश खरीदारी कर रहे थे, तो क्या माना जाए जो पुरानी थ्योरी थी वो बिल्कुल सर के बल खड़ी हो गई? हाँ, और यही हम तलाशने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थ्योरी, जो थ्योरी के आधार पर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ था, बैंकों को करेंसी के लिए सोने की ज़रूरत नहीं थी, वो थ्योरी कैसे पलटती दिखाई दी। और उसी में 2011 का संदर्भ महत्वपूर्ण है। जो ताज़ी रिपोर्ट्स आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अलावा भी दुनिया के बैंकों की जो एनालिसिस रिपोर्ट आई, उसके आधार पर आईएमएफ ने खुद ये कहा कि सोना अब जॉन मेनार्ड केन्ज वाला बारबरिक रेलिक नहीं रहा, यानी ये बर्बर और आदिम युग की निशानी नहीं है। सोने को लेकर दुनिया के बैंकर्स का, दुनिया की सरकारों का नज़रिया एकदम बदलने लगा है। दुनिया के बैंक अब इसे हेजिंग करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने लगे और ये बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है। अगर आप आर्थिक घटनाक्रमों में करेंसी से, मौद्रिक व्यवस्था से, सोने की भूमिकाओं से परिचित हों तो आप आश्चर्य करेंगे कि पहली बार दुनिया के बैंकों ने घोषित तौर पर अपनी सॉवरेन करेंसी के अगेंस्ट सोने को हेजिंग करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी उनके अपने विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए उनके अपने रुपए, दिनार, पाउंड और रिंगिट के अगेंस्ट गोल्ड एक किस्म के हेज बनकर बाजार सामने उतरा, जो ना उभरा, जिसकी संभावना हम आमतौर पर नहीं मानते थे। हमें मानते थे शुभम की संप्रभु करेंसी पूरी ताकतवर है, उनकी क्षमताओं पर कहीं कोई सवाल नहीं है, पर उन्होंने सोने का इस्तेमाल हेजिंग के तौर पर करना शुरू किया और यही वो फिनोमेना था जहां से हमने बदलाव देखा। गोल्ड स्टैंडर्ड की समाप्ति के बाद भी दुनिया के भंडारों में सोना था, लेकिन बैंकों में इस कदर दीवानगी नहीं थी। अगर आप कुछ पुराने आंकड़े देखें, एक ग्राफ देखिए आप, जो 2008 से लेकर 2008 के बीच तक दुनिया के बैंकों में सोने की खरीद, दुनिया के बाजार में बैंकों की तरफ से सोने की बिक्री के आंकड़े दिखाता है। और इस ग्राफ को जब आप करीब से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2008 से 2000 के बीच तक के हम पीसीआर से कहेंगे कि ग्राफ फायर करें 2008 से, ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है, 1999 से 2022 तक के बीच का आंकड़ा, इसे ध्यान से देखिए। 2000 से लेकर 2008 तक के बीच पूरी दुनिया में केंद्रीय बैंकों के जो गोल्ड रिजर्व्स थे, या तो वो स्थिर थे या उनमें गिरावट हो रही थी। अगर आप ग्राफ देखें सामने तो आपको दिखाई दे रहा है। सोने की ज़्यादातर खरीद पर्सनल कंजम्पशन के लिए, निजी उपभोग के लिए या उद्योग के बीच उपभोग के तक सीमित थी। 2009 वो डिपार्चर पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था जहां हमने लीमन बैंक का कोलैप्स देखा। उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए ब्याज दरों में कटौती शुरू हुई, मॉनेटरी एक्सपेंशन शुरू हुआ, बाजार में पैसा छोड़ा जाने लगा और ब्याज दरें बुरी तरह टूटने लगी। वहाँ से शून्य के आसपास ब्याज दरों का दौर आया और जैसे ही करेंसी की कीमत घटना शुरू हुई, बैंकों ने सोने की तरफ निवेश करना शुरू किया। अब ये जो आपको एक वी शेप का आंकड़ा इसमें दिखाई दे रहा है, जहां से हम देखते हैं 2009 के बाद बैंकों की दुनिया में ऑफिशियल होल्डिंग, ऑफिशियल रिजर्व्स बढ़ना शुरू करते हैं। 2009 से लेकर ये बढ़ोतरी दिखाई देती है लगातार। इसके बाद आप आंकड़ा देखिए, 2011 वो साल था जहां बैंकों ने सोने की रिकॉर्ड खरीद की थी और इसीलिए हम 2011 से इसकी तुलना करते हैं। 2011 के बाद, इससे पहले के दशक में सोने की इतनी खरीद नहीं हुई। 2011 से 2009 तक बैंक समझने की कोशिश करें तो 2011 से सोने की खरीद बढ़ना शुरू हुई। अगर आप 1900 आंकड़ों को करीब से देखें शुभम, उस ग्राफ को पीछे हम दोबारा जाएं और ध्यान से एक बार फिर देखें, 1990 से लेकर 2007 तक का जो समय था, यहाँ तक अर्थशास्त्री सही साबित होते हैं। जॉन मेनार्ड केन्ज या मिल्टन फ्रीडमैन और दुनिया के जितने मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं वो 1990 से लेकर 2007 तक सही साबित होते हैं, क्योंकि उस समय दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना बेच रहे थे, खरीद नहीं रहे थे, अपने रिजर्व में सोना नहीं रख रहे थे। मगर 2008 के एक बैंकिंग संकट ने दुनिया में सोने को लेकर पूरा माहौल बदल दिया और इसके बाद दुनिया के अधिकांश देशों में के ऑफिशियल रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़ने लगा। आंकड़ा देखिए, 1950 में बैंकों का करीब 80% रिजर्व सोने में सुरक्षित था। ये आंकड़ा देखिए जो आपको 1950 से लेकर 2020 के बीच में बैंकों की बाइंग और गोल्ड रिजर्व की स्थिति दिखाता है। 1950 में बैंकों के पास 80% रिजर्व था गोल्ड में, क्योंकि तब गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था। 1967 में जब क्राइसिस आई, लंदन गोल्ड पूल का सोना खत्म हुआ, 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ, बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व खत्म करने शुरू किए, बेचना शुरू किया और अब वो घटकर 20% पर आ गया। लेकिन 20% का आंकड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। अभी भी दुनिया में कई बड़े देश इस बात का अपवाद हैं कि वो पूरी तरह गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने के बाद भी
सोने को अपने भंडारों से हटा नहीं रहे, कम नहीं कर रहे। जैसे पुर्तगाल, कजाकिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, जिनके पास 60% के आसपास ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व मौजूद है। फ्रांस, नीदरलैंड, बोलीविया, साइप्रस, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान, ग्रीस में 40% ऑफिशियल रिजर्व्स गोल्ड में। ये लिस्ट देखिए आप, उनका जो परसेंटेज ऑफ रिजर्व एसेट्स हैं वो गोल्ड में टॉप 20 होल्डिंग्स के आधार पर दिखाई देती है। यूरो एरिया में 53% है। ये वो देश हैं जो नहीं मानते गोल्ड स्टैंडर्ड, जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। 53% उनका ऑफिशियल रिजर्व सोने में। और अब आप इसे इस रोशनी में देखिए कि पिछले 2 दशक में सोने की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। तो इनके रिजर्व्स के वैल्यूएशंस और प्राइसेस कहाँ कितने बढ़ चुके हैं। तो ये बात जब IMF कहता है कि दुनिया के बैंक इसे एक तरह से हेजिंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बात यहाँ दिखाई देती है। IMF के आंकड़े बताते हैं कि 1999 की तुलना में अब सरकारी गोल्ड रिजर्व्स की, सरकारी गोल्ड भंडारों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2001 तक दुनिया के केंद्रीय बैंक सोने से किनारा कर चुके थे, पर 2010 के बाद 2011 से बहुत तेज़ी से सोना जुटाया गया है। और मध्य एशिया के देशों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू किया, जबकि हमें लगता था मध्य एशिया के देशों के पास काफ़ी सोना है। पर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उन्होंने सोने को में ज़बरदस्त खरीदारी शुरू की है। ब्रिक्स कंट्रीज़ जो भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना हैं, इन्होंने सोने की तेज़ खरीद शुरू की है। और अब तो पिछले 1 साल से रूस, चीन और भारत के बैंक सोने की खरीदारी की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि स्विट्ज़रलैंड, यूरोपीय बैंक, IMF, UK, जर्मनी इसके बड़े बिकवाल रहे हैं। यह आंकड़ा देखिए ब्रिक्स का, जो ब्रिक्स देशों में के ऑफिशियल रिजर्व में सोने में किस तरह से उतार चढ़ाव 1950 के बाद आता दिखाई देता है। 2010 के बाद आपको रशिया के, इंडिया के रिजर्व में बढ़ोतरी दिखाई देती है, चाइना के रिजर्व में बढ़ोतरी दिखाई देती है, ब्राज़ील के रिजर्व में, तीनों में बढ़ोतरी दिखाई देती है, जबकि 2000 में ये बिल्कुल अपने बॉटम पर आ चुके थे। और ये टॉप 20 गोल्ड होल्डिंग्स हैं। IMF के आंकड़ों से एक और दिलचस्प तस्वीर निकलती है सोने को लेकर। शुभम ये बताता है कि अमेरिका में, जिसकी मुद्रा एक तरह से डॉलर सोने की कॉम्पिटिटिव करेंसी है, सोने की प्रतिस्पर्धी करेंसी है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमज़ोर होता है, और जब सोना मजबूत होता है तो डॉलर कमज़ोर होता है, क्योंकि लोग सोने से पैसा निकाल कर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में लगाते हैं, या ट्रेजरी बॉन्ड से पैसा निकाल कर सोने में लगाते हैं। इन दोनों के बीच में परस्पर विरोधी रिश्ता है, अंतर्विरोधी रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हेज किए जाते हैं। लेकिन अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। अमेरिका के पास 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो कि दुनिया में टोटल जितने भी ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है उनका 26% है। यानी डॉलर की अकूत ताकत के बावजूद अमेरिका अपने रिजर्व में ठीक ठाक बड़े पैमाने पर सोना रख रहा है। यही यूरोप के देशों की हालत है। यूरोप का भी आंकड़ा हमने आपको दिखाया कि उनके ऑफिशियल रिजर्व में कितना गोल्ड है। यानी अब आप यहाँ संगति देखिए कि दुनिया के जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म करने में सबसे आगे थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व्स इकट्ठे कर रखे हैं। और यह माना जा रहा है कि उनकी मौद्रिक प्रणालियों की मजबूती के बाद, चुस्त होने के बाद भी सोना उनके लिए, उनके भंडारों के लिए ज़रूरी रहा है। तो फिर सवाल वही है सर कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड मानते ही नहीं है तो फिर अपने भंडार में, अपने रिजर्व में आप सोना रखते क्यों, खरीद क्यों रहे हैं सोना? जो खरीद 2008 के बाद शुरू हुई, 2008 से पहले तो हमने देखा कि बैंकों के पास पुराना रिजर्व था, वो बाजार में बेचते थे, मोनेटाइज करते थे, गोल्ड रिजर्व बेचकर डॉलर करेंसी जुटाते थे और अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में करेंसी रखने की कोशिश करते थे। सोने को लेकर जो सबसे बड़ा नज़रिया 2008 से बदला वो तो मुद्रा प्रसार के बाद था, और 2019-20 के बाद जो बदला वो महंगाई को लेकर था। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस समय महंगाई चरम पर है और इसके जल्दी कम होने की उम्मीद नहीं है। ब्याज दरें इतनी बढ़ चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं कि अब बैंकों को करेंसीज़ की स्टेबिलिटी को लेकर चैलेंज दिखने लगा। याद कीजिए पिछले साल का वो समय जब ब्रिटिश पाउंड रिकॉर्ड लेवल तक टूट गया था डॉलर की मजबूती के कारण, एक किस्म की करेंसी क्राइसिस की हाट मिलने लगी थी। भारत के लिए तो पिछला साल रुपए की गिरावट का रहा था। दुनिया की सारी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले टूटी थी। दुनिया का मौद्रिक सिस्टम मजबूत है, लेकिन वो कई तरह के दबाव में दिखाई दे रहा है। और इस दबाव, जो सस्ती पूंजी ले रखी थी बैंकों ने, सरकारों ने सॉवरेन क्रेडिट ले रखे थे, जिस पर हम इकोनॉमिकम में आपको विस्तार से बता चुके हैं, वो सस्ती पूंजी अब महंगी होने लगी है, क्योंकि ब्याज दरें, जो कर्ज ले रखा था उस पर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। और इस सूरत में बैंकों को करेंसीज पर दबाव और बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर कोई एक डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी एक कंट्री ब्याज दर चुकाने में, अपना कर्ज चुकाने में मुश्किल में फंसता है, तो उसका एक बड़ा असर दुनिया के कई सारे देशों पर होता है। जैसे हमने श्रीलंका की परिस्थिति देखी। ऐसी स्थिति में बैंकर
सोने को सेफ हेवन मानने लगे, बैंकर सोने को सेफ हेवन मानने लगे। आम आदमी माने सड़क पर महंगाई से हेजिंग के लिए तो माना जाता है कि उसके लिए हेजिंग है, पर बैंकर्स जो करेंसी के कस्टोडियन हैं, जो करेंसी की ताकत के कस्टोडियन हैं, वो खुद सोने को सेफ हेवन मानते हैं। सेफ हेवन शब्द का मतलब वहाँ सुरक्षित रूप से निवेश रखा जा सकता है। बैंकों को डर है, और जो डर वाजिब है और जो सही है, जो डर G20 की बैठक तक पहुंच चुका है, IMF और वर्ल्ड बैंक की बोर्ड मीटिंग्स में चर्चा हो रही है कि अगर डिफ़ॉल्ट बढ़ना शुरू हुए, दुनिया के देशों में डिफ़ॉल्ट हुए तो मुद्राएं टूटना शुरू होंगी, और जब मुद्राएं टूटना शुरू होंगी, करेंसीज डिफ़ॉल्ट होना शुरू होंगी, तो आपके पास हेज करने के लिए क्या होगा? तब हेज करने के लिए आपके पास सोने का भंडार ही मौजूद होगा। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जो बात हमने शुरुआत में कही कि करेंसी सबसे मूल्यवान करेंसी कोट एंड कोट में हो गया, जिस पर शुभम को आश्चर्य हुआ, उसकी वजह हमें यहाँ दिखाई देती। दूसरी बड़ी वजह है कि राजनीतिक रूप से काफ़ी अस्थिरता है। रूस पर प्रतिबंधों के बाद दुनिया के देश दो तरीके के उपाय कर रहे हैं। एक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि घरेलू करेंसी में वो व्यापार कर सकें, जो कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। भारत ने इधर कोशिशें शुरू की, हालांकि कोई बहुत बड़ी सफलता अभी तक घरेलू करेंसी में नहीं हुई। और दूसरा ये कि अगर उनके रिजर्व्स में गोल्ड ठीक ठाक मात्रा में होता है तो करेंसीज को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है, क्योंकि रिजर्व के वैल्यूएशंस जो हैं वो ठीक ठाक दिखाई देते हैं। सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो रिजर्व का वैल्यूएशन बेहतर ढंग से दिखाई देता है। तो ये खरीद जारी रहेगी ऐसे ही, आगे क्या रुख दिखता है सर आपको? अब जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि अमेरिकी कांग्रेस में तो एक सदस्य गोल्ड स्टैंडर्ड लाने की बात कह रहे हैं। अब ये पुरानी गोल्ड स्टैंडर्ड की बहसें फिर वापस लौट रही हैं। हालांकि बहसें गोल्ड स्टैंडर्ड वापसी होने की कहीं कोई गुंजाइश उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि दुनिया का करेंसी बाजार 1971 की तुलना में इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मुद्रा का प्रसार इतना बड़ा हो चुका है कि शायद उतना तो सोना कभी नहीं होगा जिसके बदले तैयार हो सके। गोल्ड स्टैंडर्ड, ये बात सही है कि महंगाई से बचाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड के समर्थक ये मानते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड होने से बैंकों पर करेंसी छापने की सीमा लग जाती है। वो मनचाही करेंसी छापकर बाजार में नहीं छोड़ सकते, और इसलिए बाजार में इन्फ्लेशन रोकने में मदद मिलती है। और अगर महंगाई कम रहती तो लोगों की ज़िंदगी जीने की लागत कम रहती है, क्योंकि इसके बाद अगर ये मानक हो तो ज़्यादा करेंसी नहीं छापी जा सकती। लेकिन ये थ्योरी पुरानी हो चुकी, स्थापित रूप से ये खारिज की गई थ्योरी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर मनी सप्लाई रुक जाएगी तो फिर आप सस्ता कर्ज कैसे देंगे, बाजार में इकोनॉमी को बूस्ट कैसे देंगे, तो पूंजी का जो पूरी सप्लाई है वो रुक जाएगी। और शायद यही वजह थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग निकलने की, उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ जाएगी, इतना बड़ा फैसला लेगी, लगभग असंभव है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन मौद्रिक प्रणाली में जो बेचैनी है, हमें इस बहस की रोशनी में उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और वो बेचैनी बेहद जेन्युइन और बेहद वास्तविक है, जो उन सारे लोगों के लिए जानना जरूरी है जो अर्थव्यवस्था को करीब से देखते हैं, जिन्हें अगले 20-25 साल में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में क्या हो सकता है, जिससे उनके स्टेक्स जुड़े हुए हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। केंद्रीय बैंकों को 3-4 बातें अब महसूस हो रही हैं ऐसी परिस्थिति में। पहली बात महसूस हो रही है कि अब जितनी मनी बनाई जाएगी वो डेट के रूप में ही बढ़ती चली जाएगी। यानी आप जितनी मनी प्रिंट करेंगे, जितना पैसा, जितना करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, चाहे पाउंड हो, चाहे रूपी हो, उसे डेट के साथ ही डेट के रूप में बदलते जाएंगे। यानी जितनी आप मनी बढ़ाएंगे, कर्ज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितना भी आप करेंसी प्रिंट कर रहे हैं वो एक्चुअली डेट प्रिंट कर रहे हैं, वो कर्ज के तौर पर आप आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बैंकों को बात समझ में आ रही है कि जितना कर्ज बढ़ेगा ब्याज उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना कर्ज बढ़ेगा बैंक है उसके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन उतना बढ़ता चलाएगा। कर्जों पर ब्याज भुगतान साल में एक बार होता है, यानी कर्ज की वजह से कर्ज का जो ब्याज का पहाड़ है पूरे साल इकट्ठा होता है। पर जीडीपी के और उत्पादन के आकलन में हर साल नए सिरे से शुरुआत होती है, क्योंकि आप पिछले साल के उत्पादन के बाद वहां से ग्रोथ की बढ़ोतरी करते हैं। तो आपकी एक तरफ तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हर साल में एक बार बढ़ते बढ़ते पहाड़ होता चला जाता है, दूसरी तरफ उत्पादन का जो आकलन अर्थव्यवस्था में होता है वो सालाना आधार पर होता है, जिसमें 12 महीनों में हुए उत्पादन से 12 महीनों में हुए उत्पादन को ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ पर नापा जाता है। तीसरी चीज ये कि जो कर्ज पर ब्याज का बोझ, कर्ज से आधा उस पर ब्याज का बोझ बेहद खतरनाक ऊंचाई पर है। मतलब इस समय विश्व का कर्ज जीडीपी अनुपात करीब 340-345% के आसपास है। दुनिया का जीडीपी के रेशियो में डेट जो है वो 343% है। अगर हम शुभम इस कर्ज पर ब्याज की दर 3% भी मान लें तो हर साल दुनिया का 10% जीडीपी केवल ब्याज के भुगतान में डूब जाता है। यानी पूरी दुनिया जितना उत्पादन कर रही है, जितनी इनकम जनरेट कर रही है, उसका 10% हिस्सा तो हर साल ब्याज भुगतान में चला जाता है। मूल तो वहीं का वहीं खड़ा है। मूल तो जो आपका प्रिंसिपल है वो तो वहीं का वहीं मौजूद है। और यही वजह है कि दुनिया की कोई भी मुद्रा सोने से स्टैंडर्डाइज नहीं है, सोने से मूल्यांकित नहीं है। दुनिया की किसी भी मुद्रा को सोने में मूल्यांकित नहीं किया जाता, लेकिन सरकारी भंडारों में 36,000 टन का
गोल्ड मौजूद सरकारी भंडारों में, निजी रूप से जो लोगों के पास गोल्ड है वो अलग है, जिसकी कीमत वर्तमान मूल्य पर करीब $2 ट्रिलियन के आसपास की कीमत उनके भंडारों में है। यानी सोना करेंसी नहीं है मगर करेंसी से कम भी नहीं है। बिल्कुल, सोना करेंसी नहीं है लेकिन करेंसी से कम भी नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो ये थी हमारा आज अर्थात की चर्चा। आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों के जवाब लेते हैं। पहला सवाल सर हितेश जी का आया, वो कह रहे हैं कि चैट जीटीपी पे जो भी नतीजे आते हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर ही आधारित होते हैं, फिर ये जानकारी सही है या नहीं, ये तय कैसे होगा? इसीलिए चैट जीपीटी का जो मौजूदा संस्करण है, जिसको कि हम टेक्स्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, इसमें आपको बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। चैट जीपीटी इंटरनेट पर जो टनों सामग्री है उसे बहुत तेज़ी से सर्च करके एक स्ट्रक्चर में निकाल कर आपके सामने रख देता, आपके सवाल के जवाब मिलते हैं। और असंख्य बार आप अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है पर वो इंटेलिजेंस नहीं है। बिल्कुल, पीछे लगे हुए सिस्टम या कंप्यूटर, अगर आप उन्हें, जो मशीनी दिमाग है, वो केवल उपलब्ध सूचनाओं की एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, वो उनके पास अपना इंटरप्रिटेशन नहीं है। और इसलिए आज भी, अभी भी जब चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल करें, बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसकी फैक्चुअलिटी, उससे क्या सही जवाब आपको मिला है, आपको अपने प्रश्न के सही समाधान मिल रहे हैं, ये परखना जांचना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये शुरुआत है। यहाँ से अगला जो लेवल आएगा, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समस्याओं के समाधान बताने लगेगी, आपको लोगों के व्यवहार के आधार पर सुझाव देने लगेगी कि व्यक्ति अब आने वाले 3 साल 4 साल में इस तरीके की दवा खाना चाहता है, इस तरीके की का फूड खाना चाहता है, इस तरीके के जो सुझाव देने लगेगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा फेरबदल करेगी। फेरबदल तो उसने अभी भी शुरू कर दिया। चैट जीपीटी आना और दुनिया के आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स की कटौती होना, दोनों एक साथ शुरू हो चुके। अगला सवाल पीवी फिलिप जी का है, वो ये कह रहे हैं कि अदानी में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनी GQG के बारे में बताइए, कैसी कंपनी है, LIC जैसी है, क्या करती है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो होते हैं, वो कंपनी में काम कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स। दुनिया में बहुत सारी असंख्य इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जो दुनिया में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सुपर रिच लोग हैं, पेंशन फंड्स हैं, उनका पैसा लेकर दुनिया की अच्छी एसेट्स में लगाती हैं और उनको एक रिटर्न देती हैं। जैसे आपने GQG पार्टनर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया के एक पेंशन फंड का जिक्र भी सुनाई पड़ा होगा। उस पेंशन फंड ने GQG पार्टनर की तरफ से अडानी में के शेयरों में जो निवेश किया गया, अडानी की जो स्टेक ली गई, उस पर सवाल उठाया है। अब ऑस्ट्रेलिया का पेंशन फंड चूंकि लंबे समय के लिए पैसा लेता है और लंबे समय तक उसके पास पैसा रहता है, उसे पेंशन रिटायरमेंट के बाद देनी पड़ती है, तो इतनी बड़ी पूंजी जो उसके पास हर महीने लोगों की तनख्वाह से कटौती के तौर पर आ रही है, उसका वो इस्तेमाल ऐसे फंड्स मैनेजमेंट फर्म्स को देते हैं जो उनको फंड को मैनेज करते हैं। उन्होंने दुनिया की अलग अलग अच्छी एसेट्स में जहां अच्छा रिटर्न मिल सकता है वहां निवेश के लिए लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स एक पूरा बड़ा परिवार है जिसमें हेज फंड भी हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं। ये सारे लोग दुनिया में निवेशकों से पैसा एकत्र करते हैं, बाजार में निवेश करते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं और अपने निवेशकों को देते हैं, और इसके बीच में उसकी मैनेजमेंट की फंड की फीस और बाकी चीज़ों से इस तरीके की निवेश फंड्स का अपना प्रॉफिट होता है। तो GQG जो कंपनी है अमेरिका की, वो इसी तरह से दुनिया की अलग अलग बाज़ारों में, शेयरों में, बॉन्ड्स में और बाकी एसेट्स में निवेश करती है। आगे बढ़ते हैं सर। अब इनकम के खाने में क्या खास है? इनकम के खाने में आप लगातार मनी 9 देख रहे हैं। मनी 9 के ऐप पर हम बराबर एक खास किस्म का शो लेकर आते हैं जो शायद आपको करीब से देखकर समझना चाहिए। इस शो का नाम है मुकाबला। अपने तरीके का पहला शो है भारत में पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में, जहां हम आपको दो एक जैसे निवेश विकल्पों के बारे में तुलनात्मक रूप से बताते हैं कि निवेश विकल्प कैसा है। यानी जैसे 2 टर्म इंश्योरेंस कौन सा चुने, क्या कमजोरियां हैं, क्या खराबी है, कौन सी FD बेहतर है, कौन सा स्टॉक बेहतर है। एक ही परिवार के, एक ही ग्रुप के, एक ही इंडस्ट्री के 2 स्टॉक्स में अलग अलग परिस्थितियां क्यों दिखाई देती हैं, ये आपको अपने फैसले चुनने में मदद करेगा। ये शो हम लगातार हर पखवाड़े में एक बार लेकर आते हैं और इस हर 15 दिन में इस शो से आपको एक खास एसेट के, खास स्टॉक के बारे में, एक खास निवेश विकल्प के बारे में तुलनात्मक रूप से पता चलता है कि उसी जैसी दूसरी एसेट कैसी है या वो कैसे काम कर रही है। तो ये थी आपकी इनकम की बात। सर अब किस्सों के सिक्के से और पर्दा हटाइए। किस्सों के सिक्के में चूंकि हमने बात इस बार गोल्ड की है, सोने की है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं शुभम की दुनिया में जो अमीरों की लिस्ट है उसमें बड़ी उठापटक मची है। 48 घंटे के भीतर
एलन मस्क ऊपर थे, फिर नीचे आ गए उनके टेस्ला का स्टॉक टूटने से। अडानी समूह की एक महीने के भीतर अडानी समूह लिस्ट में टॉप से 30वें नंबर तक पर खिसक गया। ये पूरी बहसें दुनिया में हम रोज़ सुर्खियों में पढ़ते हैं कि अमीरों की सूची में ऊपर कौन हुआ, नीचे कौन हुआ। हालांकि अमीरों की सूची शेयर बाजार में उनके शेयरों की कीमत से, उनकी कृत्रिम कीमत से तय होती है और इसे अमीरी की कृत्रिम परिभाषा माना जाता है। इस बार किस्सों के सिक्के में जानिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी था वास्तविक तौर पर कौन। वो कौन व्यक्ति था जिसे आज तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है स्थापित रूप से। वो चाहे जेफ बेजोस हो या एलन मस्क हो, रॉकफेलर हो या हेनरी फोर्ड हो, गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की अमीरी के आगे बिल्कुल कहीं पासंग भी नहीं है जितनी संपत्ति उस एक व्यक्ति के पास थी। और वो व्यक्ति दुनिया के सबसे गरीब इलाके से आता था, दुनिया के सबसे अमीर आदमी का किस्सा। और उसने कुछ ऐसा काम किया 14वीं शताब्दी में जिसके कारण एक दशक तक उसने एक इलाके की पूरे गोल्ड मार्केट को ही ख़त्म कर दिया। उसकी एक कोशिश से, उसकी एक यात्रा से पूरे एक बड़े इलाके का सोने का बाजार ही तबाह होकर बैठ गया। इस बार हम जानेंगे ऐसे एक व्यक्ति का किस्सा जिसकी अमीरी आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उसका रिकॉर्ड, अमीर होने का रिकॉर्ड आज तक कभी टूट नहीं सका और शायद आगे कभी टूट भी नहीं पाएगा। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। सर चलते चलते कोई खास किताब? एक किताब जो लोग इतिहास पढ़ते हैं दिलचस्प रूप से, एक दुनिया की सबसे पहली इतिहास की किताब है। इस बार वो किताब हमने पढ़ने की शुरुआत की क्योंकि इतिहास की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे पहला जो युद्ध था वो 2 एथेंस के स्टेट्स के बीच में हुआ था और उनके युद्ध की जो इतिहास की किताब है वो किताब है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। और एक एथेनियन हिस्टोरियन थे थ्यूसिडिस, उन्होंने ये किताब लिखी थी। ईसा के जन्म से 400 साल पहले ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध का पहला ऐतिहासिक वृत्तांत थ्यूसिडस ने लिखा था। इसे दुनिया में हिस्ट्री की पहली किताब माना जाता है। ये किताब हमने पढ़ना शुरू किया क्योंकि यहाँ से शायद दुनिया में इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है। दिलचस्प युद्ध है 2 ग्रीक सिटीज़ में, एथेंस और स्पार्टा के बीच में, ग्रीक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ। 27 साल तक युद्ध चला था इन दोनों के बीच में और ज़बरदस्त तबाही हुई थी। अगर आप खुद पुराने इतिहास में और इतिहास लिखने के तौर तरीक़ों में जानना चाहते हैं और इस युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार आप पढ़ सकते हैं। हाँ, बेहद दिलचस्प जानकारी से भरपूर किताब है। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए संस्करण के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।